मैं डॉक्टर इसाबेला लकड़ा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज मैं एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के इकाई 4 के अंतर्गत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का दायित्व इस विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। प्रजातंत्र में पत्रकारिता का विशेष महत्व है। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला इसमें है। हम कह सकते हैं पत्रकारिता प्रजातंत्र का अविभाज्य अंग है। यह जन जन की अभिव्यक्ति को मुखर रूप से व्यक्त करने का एक जनतांत्रिक तरीका है। प्रजातंत्र और पत्रकारिता इन दोनों का संबंध चोली दामन का है। पत्रकारिता प्रजातंत्र के प्रभा मंडल का प्रतीक है। पत्रकारिता के माध्यम से जनता की आशाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है, जो जनमत निर्माण में सहायक होती है। फिर इसी जनमत के आधार पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नीतियों का निर्धारण करते हैं और क्रियान्वयन भी होता है। पत्रकारिता समाज के स्याह कोनों को उजागर करती है। वर्तमान समय में प्रजातंत्र में पत्रकारिता का महत्व बहुत ज़्यादा है। पत्रकारिता राष्ट्र की व्यवस्था का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है। इसके पूर्व थोड़ा सा मैं प्रजातंत्र पर प्रकाश डालना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की कुंजी है। यहाँ अब्राहम लिंकन के विचार में बताना चाहूँगी, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है और उसकी अनुमति से शासन होता है और उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन तीनों स्तंभों की संक्षिप्त चर्चा यहाँ प्रासंगिक है। प्रथम स्तंभ विधायिका या व्यवस्थापिका, यह विधि निर्माण करने वाला एक अधिकरण है। संसद एवं विधानमंडल इसी के स्वरूप है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में जन भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका का होता है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने हेतु उत्तरदायी होता है, अर्थात वो विधि का क्रियान्वयन करता है। आम बोलचाल में इसे ही हम सरकार कहते हैं। तृतीय स्तंभ की ओर हम चलें, अर्थात तृतीय स्तंभ है न्यायपालिका, जो संविधान का संरक्षक एवं विधि विरुद्ध व्यवहार पर अंकुश लगाने वाला अधिकरण है। न्यायपालिका द्वारा विधि के शासन को लागू करवाया जाता है। यह नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। ये तीनों स्तंभ सम्मिलित रूप से जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, जबकि पत्रकारिता रूपी चतुर्थ स्तंभ के द्वारा इन तीनों आधारों का सशक्तिकरण किया जाता है। तीनों स्तंभों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यद्यपि पत्रकारिता को चतुर्थ स्तंभ के रूप में संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि जनतंत्र की व्यावहारिक आवश्यकता से पत्रकारिता को प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में मान्यता मिलती है। अब हम देखेंगे कि ये जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता केवल राष्ट्र ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। चाहे वह ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, वैश्विक घटनाएं हो, साहित्य की नवीनतम जानकारी हो, आर्थिक हलचल, खेल जगत, कृषि विषयक जानकारी के साथ
यह राष्ट्र जीवन और विश्व जीवन के तमाम स्पंदनों की धड़कन अपने सूक्ष्म रूप में, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यह सच्चे अर्थों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों का दर्पण है। ये जनता की वाणी है। ये दलितों, शोषितों का अस्त्र है। आम आदमी और शासन तंत्र के मध्य एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है और है उनके बीच का एक संवाद। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमने ये कहा है कि पत्रकारिता सामाजिक जीवन का दर्पण है। उसमें समाज का प्रतिबिंब बिंबित होता है। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा और जो होना चाहिए, अर्थात जिस परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे वह प्रकट करती है। इसका उद्देश्य है सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना, वास्तविकता को सामने लाना, साथ ही इसमें बहुजन हिताय की भावना होनी चाहिए। यहाँ महात्मा गांधी जी के विचार मननीय हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार पत्रकारिता के उन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं। मैं इसे आपको बताना चाहूँगी। पहला, जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। दूसरा, जनता में वांछनीय भावनाएं जागृत करना। तीसरा है सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक दूर करना। इसी क्रम में पत्रकारिता संदर्भ कोश में ठीक ही कहा है, थोड़ा गौर दीजिए, फरमाइएगा। जनसंचार, जनसूचना, जनरंजन हेतु संचालित माध्यमों के संपादन, मुद्रण, प्रकाशन, संयोजन, प्रसारण आदि की कला को पत्रकारिता कहते हैं। सब कुछ इसमें समा गया है। इसी क्रम में हम देखते हैं महादेवी वर्मा का क्या मानना है। उनका कहना है, पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है, इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको और बताना चाहती हूँ, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का मंतव्य है कि पत्रकारिता पेशा नहीं, यह जनसेवा का माध्यम है। आप शब्दों पर गौर फरमाइएगा कि यह जनसेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने में इसकी अहम भूमिका है। यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता के दायित्व और उसके उद्देश्य की संक्षिप्त जानकारी देना अनिवार्य है। मैं इसे बिंदुवार आपको जानकारी प्रेषित करना चाहती हूँ। इसमें पहला है नई जानकारी उपलब्ध करना। दूसरा है सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना। तीसरा है विचारों को शक्ति देना, विचारों का प्रकटीकरण करना। चौथा है समाज को उचित दिशा निर्देश देना। पांचवा है स्वास्थ्य मनोरंजन की सामग्री देना। छठवां सामाजिक कुरीतियों को उजागर कर उनके उन्मूलन हेतु समाज को प्रेरित करना। सातवां है धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना। आठवां है सामान्य जन को उनके अधिकार समझाना। नौवां कृषि जगत व उद्योग जगत की उपलब्धियां जनता के सामने लाना। 10वां है सर्वधर्म समभाव की भावना को पुष्ट करना। 11वां है संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना। उदाहरण, आज वर्तमान में देश के समक्ष कोरोना संकट, यह इसका जीवंत उदाहरण है। यह आप स्वयं में समझ सकते हैं। 12वां है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार करना, प्रसार करना, उसे फैलाना, उसे उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। 13वां है समाज में मानव मूल्यों की स्थापना करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्रकारिता
प्रशासन और समाज के बीच एक कड़ी की भूमिका का निर्वाह करता है। देश में हो रहे दिन प्रतिदिन के विकास कार्यों, घटनाओं को, दीर्घ और लघु योजनाओं को, सभी की जानकारी जनता को देता है। साथ ही उसकी नीतियों के क्रियान्वयन की भी समालोचना करना भी पत्रकारिता का दायित्व है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पत्रकारिता है वो एक एकता का सूत्रधार भी है, क्योंकि वो हमें जोड़ने का काम करे, एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। त्वरा जानकारी की उपलब्धता का भी साधन है। त्वरा कहने का आशय है वो हमें त्वरित जानकारी उपलब्ध कर दे। तुरंत हम यहाँ बैठे और हम यहाँ बैठ के हम देश विदेश की खबरें हमें तुरंत शीघ्रता से हमें प्राप्त हो जाती है, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नौ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लोकतंत्र की सफलता में पत्रकारिता की सशक्त भूमिका है। पत्रकारिता ही जनता और सरकार के बीच संपर्क का सूत्र होता है। सरकार की गतिविधियों की सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि सरकार की जो भी सूचना है, जो भी योजना है, उसे आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। मीडिया लोगों के समीक्षात्मक शक्ति को विकसित करता है। उसके अंदर सत्यान्वेषण और सत्याभिव्यक्ति, ये दो चीज पत्रकारिता का दायित्व है। पत्रकार के लिए शिवम और सुंदरम का उतना महत्व नहीं होता है जितना सत्यम का है। सत्यनिष्ठ, तथ्य पूर्ण जानकारी देना तथा वस्तुनिष्ठ खबरें आम जनता तक पहुंचाना पत्र पत्रिकाओं का धर्म है, और इसके लिए पत्रकार को सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही तटस्थता और निसंगता भी बहुत आवश्यक है। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य के शासन को सफल बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन, गोखले, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, पंडित नेहरू जी तक सभी ने विचारधारा के प्रचार हेतु मीडिया का, प्रेस का, कहने का आशय पत्रकारिता का ही उपयोग किया। प्रेस की स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आधारशिला है। डॉक्टर रमेश कुमार जैन के शब्दों में उन्होंने कहा है, प्रेस जनता की वह संसद है जिसका अधिवेशन कभी समाप्त नहीं होता है। पत्रकारिता को वह जनता का जागरूक प्रहरी तथा सरकार और जनता के मध्य एक विश्वसनीय संपर्क सूत्र की भूमिका निभाने वाले कहते हैं। इसी क्रम में मैं जेम्स मैकडॉनल्ड की बात भी आपसे बताना चाहती हूँ। उनका कहना है, उनका मानना है, पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई पेशा नहीं बल्कि पेशे से भी कोई ऊंची चीज है। इसी क्रम में डॉक्टर रमेश कुमार जैन का मानना है, कुशल पत्रकार वह है जो समय और समाज के साथ चलता हो, उनका पारखी हो और उसमें दायित्व बोध की भावना हो। उसकी नज़र पारखी नज़र होनी चाहिए। इस प्रकार से पत्रकारिता कोई साधारण वस्तु नहीं है, अपितु विविध शक्तियों का यह एक समूह है, विविध शक्तियों का कुंज है। यह मानव को निरंतर संदेश देने वाली एक विलक्षण विधि है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जो सुदूर विश्व की संपूर्ण गतिविधियों से जनसाधारण को अवगत कराती है। वही राष्ट्र चेतना का वाहक है। वह राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में भी कार्य कर रही है। समाज की गतिविधियों का दर्पण है। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की संरक्षिका भी है। सशक्त संप्रेषण का माध्यम है। भविष्य दृष्टा भी है। इतना ही नहीं, वर्तमान युग की निर्देशिका है। शासन और जनता के बीच सेतु है। समाज की प्रहरी है और इससे भी कहीं बढ़कर ये जमीन से जुड़ी जुबां है। पत्रकारिता समाज के प्रत्येक घटकों को संस्कारशील
और विचारशील बनाती है। यह उचित अनुचित, विकार अविकार, स्वीकार्य अस्वीकार्य, ग्राह्य अग्राह्य सम्यक विश्लेषण स्थापित कराती है। अब मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहती हूँ। आज यह जानना भी बहुत जरूरी है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां आ चुकी हैं। इसे एक और सोशल मीडिया रूपी संचार क्रांति से समायोजन करना होगा, तो दूसरी ओर सूचनाओं के वैश्विक आदान प्रदान का समाज के हित में सदुपयोग करना होगा। ये आपको ध्यान देना होगा कि समाज के हित में सदुपयोग करना होगा। यद्यपि इसके लिए प्रेस संबंधी प्रमुख कानून और आचार संहिता का प्रावधान है। आज पत्रकारिता को भारतीय लोकतंत्र की पूर्व में स्थापित थी मूल्यपरकता, पारदर्शिता, त्यागमयता, सामाजिकता, मानवीयता और संवेदनात्मकता को पुनः जीवित करना होगा। पत्रकारिता तो सदियों समाज की आंख, मस्तिष्क और संवेदन रही है। इतने विश्लेषण के बाद मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चतुर्थ स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का जो दायित्व है वो स्वयं सिद्ध है। पत्रकारिता वर्तमान में प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, मजबूत आधार पर ही मजबूत तंत्र स्थापित हो सकता है। यदि एक भी स्तंभ कमजोर हो तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। चारों स्तंभों से ही भारतीय लोकतंत्र की मजबूत रीढ़ बन सकती है। धन्यवाद।